हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत पढ़ना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं कि इसमें और सारा भी वैरायटी है डिस्ट्रीब्यूशन का, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हमने सेलेक्ट किया है। लिखा हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी विल बी डिफेक्टिव इज 1/10। देखिए प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट अ पेन मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी विल बी डिफेक्टिव। कह रहा है कि पेन जो है वो डिफेक्टिव होगा किसी कंपनी के द्वारा जो मैन्युफैक्चर्ड किया गया है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/10 है। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि जिसका डिस्कशन ये करेगा वही मेरा सक्सेस प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यानी यहाँ पर जो गिवन है इसमें गिवन defective probability of a पेन, तो इसे हम P सिंबल से डिनोट करेंगे और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/10। यानी एक पेन का डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी 1/10। अब जानते हैं 1/10 क्या बताता है? ये बताता है कि 10 पेन में एक पेन डिफेक्टिव है। टोटल पेन 10 और ये बताता है डिफेक्टिव कितना है। 1/10 का मतलब कि हर 10 पेन में एक पेन डिफेक्टिव है। तो अब कहेंगे कि नॉन डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी, तो उसे हम Q सिंबल से लिखेंगे। Q से क्या बोलेंगे? नॉन डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो ये हो जाएगा 1 और माइनस में 1/10। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9/10 हो जाएगा। कितना होगा? 9/10। यानी डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी 1/10 और नॉन डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी 9/10। कह रहा है कि if 12 such pens are manufactured, यानी टोटल नंबर ऑफ पेन जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो कितना है? 12 है। 12 है तो ये फाइनाइट है और ये सभी बर्नौली ट्रायल के कंडीशन को फुलफिल करता है, ये सभी। ओके, तो P हो गया, Q हो गया और N भी हो गया। P क्या है? डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी। Q क्या है? नॉन डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी। नॉन डिफेक्टिव मीन्स अच्छा, खराब होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है और अच्छा होने की प्रोबेबिलिटी 9/10 है। पर एक पेन में इससे देखा जाता है हमेशा। देख रहे हैं ना, डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पेन, क्योंकि P और Q की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो सिंगल ट्रायल में हमेशा कैलकुलेट करना होता है। हम सिक्के को 50 बार टॉस कर देंगे, उससे मतलब नहीं है। हम देखेंगे कि सिंगल ट्रायल में P का वैल्यू और Q का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन जनरेट हुआ है। एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव। कह रहा है कि एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव। तो देखिए यहाँ पर भी डिफेक्टिव वाला सिचुएशन गिवन था और पूछा भी गया है डिफेक्टिव वाला। ओके, इसलिए बोल रहे हैं ना कि कभी कभी यहाँ देगा नॉन डिफेक्टिव, पूछेगा डिफेक्टिव। ओके, तो जिसके बारे में ये पूछेगा वही P बनता है। अगर डिफेक्टिव के बारे में पूछ रहा है ये, तो ये P बनेगा, डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी P बनेगा। अगर ये नॉन डिफेक्टिव के बारे में पूछता तो नॉन डिफेक्टिव P बनता। हो गया? तो कितना? एग्जैक्टली 2। तो कह रहा है कि 2 जो है 2 विल बी डिफेक्टिव।
एग्जैक्टली 2 विल बी डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि x इज इक्वल टू 2 से पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 12C2 और Q यानी 9/10 का पावर हो जाएगा 12 माइनस 2 और P 1/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा पावर 2। ओके, अब इसे कई बार आप देखेंगे कि इसे सिंप्लीफाई करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो सिंप्लीफाई जहाँ तक पॉसिबल होगा वहीं तक हम करेंगे। जब लगेगा कि हम इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर, तो हम स्टॉप कर देंगे। कैलकुलेटर अलाउड रहेगा तो हम करेंगे। और 12C2 है तो इसकी वैल्यू देखेंगे कि 66 आएगा। आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिएगा कितना आएगा, 66 आएगा। और ये होगा 9/10 का जो पावर है ये 10 हो जाएगा और ये होगा 1/10 का पावर 2 हो जाएगा। ओके, अभी विदाउट कैलकुलेटर नहीं सिंप्लीफाई होगा तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। आप इसे कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं और अगर कैलकुलेटर नहीं अलाउड है तो उतना ही हम डालने देंगे उसे। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कहा है कि एटलीस्ट 2 विल बी डिफेक्टिव, यानी पूछ रहा है कि P और x इज इक्वल टू एटलीस्ट 2 will be डिफेक्टिव, मतलब कि कम से कम जो है 2 डिफेक्टिव होगा। अब जब कम से कम सिंबल आता है तो मुझे मालूम है कि इससे ही हम कहते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसी की वैल्यू निकालनी है। अब 2 या 2 से ग्रेटर, तो देखिए जब 2 से ग्रेटर की हम बात करेंगे तो ये होगा Px इज इक्वल टू 2, Px इज इक्वल टू 3 प्लस डॉट डॉट P और x इज इक्वल टू 12 होगा। यहाँ तक हम जाएंगे क्योंकि n की वैल्यू 12 है, जहाँ तक n की वैल्यू होती है वहाँ तक हम मूव करते हैं। ये सिंबल हमने कहाँ से लाया, तो ये सिंबल हमने लाया एटलीस्ट से। एटलीस्ट को हमने क्या बोला हिंदी में, कम से कम। उसका सिंबल होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ तक आए हम। उसके बाद जब ये हमने कर दिया तो अब इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो लग रहा होगा कि काफ़ी लेंदी है। 2 से लेकर 12 तक को कैलकुलेट करना, फिर उसे ऐड करना काफ़ी टीडियस वर्क है। तब इसमें हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि x का वैल्यू कहाँ से शुरू हुआ है। तो 2 से शुरू हुआ है। कहाँ से शुरू हुआ है, 2 से। इसे शुरू कहाँ से होना चाहिए, तो 0 से। तो कौन कौन इसमें छूटा हुआ है, 0 और 1। तो जो छूट जाएगा तो इसको क्या करिएगा, ऐसे करिएगा 1 माइनस और P और x इज इक्वल टू 0 और प्लस P और x इज इक्वल टू 1। यानी जो छूट जाता है उसे ऐड करके 1 माइनस कर देंगे तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा, तो इसका आंसर है कि ऐसे भी कैलकुलेट होगा। बट ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये काफी लेंदी है और उसके रेस्पेक्ट में ये काफी इजी है। फिर से समझ लीजिए कैसे इसे करना होता है। यहाँ 1 माइनस हमेशा होता है, 1 माइनस, और जो इसमें छूट गया है
रैंडम वेरिएबल में जो छूट गया है, और रैंडम वेरिएबल हमेशा 0 से शुरू होता है। इससे शुरू होता है 0 से। ओके, तो हो गया। अब इसे करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस और px 0 पर, तो ये आएगा 12c0 और q का वैल्यू, तो q का वैल्यू हो जाएगा 9/10। कितना हो जाएगा? 9/10 और 12 माइनस 0 इंटू 9/10 हो गया, और फिर हो गया c का वैल्यू 1/10 और यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 12c1 और 9/10 का पावर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस 1 और फिर 1/10 का पावर होगा 1। ओके, ये आएगा। अब इसे और सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं हम। तो ये होगा 1 माइनस 12c0 का वैल्यू 1 आएगा, ये होगा 9/10 का पावर 12, इसका पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगा। 12c1 का वैल्यू आएगा 12 और ये हो जाएगा 9/10 का पावर 11 और इनटू में 1/10। अब बताइए कुछ कॉमन होगा क्या? तो ये होगा 1 माइनस और ये कॉमन हो जाएगा 9/10 का पावर 11 हम कॉमन करेंगे, तो क्या होगा फिर ये 9/10 हो जाएगा और ये 2 से या लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ से हो जाएगा 12/10 ना हो जाएगा 12/10, कट करने से कोई बेनिफिट नहीं है। तो 1 माइनस और 9/10 का पावर 11 और ये सिंप्लीफाई होगा तो 21/10। ओके, और इसे अब आप कैलकुलेटर के हेल्प से इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं या फाइनली इसको भी आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड में है नन विल बी डिफेक्टिव। क्या लिखा हुआ है? नन विल बी डिफेक्टिव, मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा। यानी हमसे पूछ रहा है कि p x = 0। x = 0 का मतलब होगा कि एक भी डिफेक्टिव नहीं है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 12c0 q, तो q देख लीजिए कितना है 9/10 का पावर 12 माइनस 0 और 1/10 का पावर 0, तो ये हो जाएगा 12c0 का वैल्यू 1 हो जाएगा इंटू 9/10 का पावर 12 होगा, और 1/10 का पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो गया। अब ये हो जाएगा 9/10 का पावर 12 और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ओके, तो हमने तीनों को कर दिया। नॉन विल बी डिफेक्टिव का मतलब हुआ कि एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तब ये यहाँ 0 सेलेक्ट करते हैं और इस तरह से हमने तीनों को कंप्लीट कर लिया। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको फील होगा कि
इतना सारा कैलकुलेट करना काफ़ी लेंथी वर्क है, तब आप क्या करेंगे कि 1 माइनस, एक्चुअल में ये द मॉर्गन्स रूल जो होता है प्रोबेबिलिटी का कि पी ए प्लस में पी ए डैश इज इक्वल टू 1, उसी से ये इंस्पायर्ड होता है रिजल्ट। तो 1 माइनस जो इसमें छूट गया है उसे हम लिख देते हैं। ओके, तो ये भी एक टेक्निक है, ऐसे भी करेंगे ऐसे भी करेंगे, सेम ही रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे, बट ये इजी वे में कर सकते हैं इसे। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिए। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये सारा ये जो प्रॉब्लम देख रहे हैं ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें ट्रायल शुड बी बर्नौली। कहता है कि जो इसमें ट्रायल है वो बर्नौली ट्रायल होना चाहिए, और आपने पढ़ा था कि बर्नौली ट्रायल के लिए 4 कंडीशन होता है, और ये चारों कंडीशन को फुलफिल